हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजत अग्रवाल। गर्गास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, करंट सिचुएशन और उसका क्या प्रभाव इम्पैक्ट है हमारी कंट्री में एंड किस किस सेक्टर में मेजरली इम्पैक्ट करेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और क्या करंट सिचुएशन है इस समय रशिया एंड यूक्रेन का जो टेंशन डेवलप किया है उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पोजीशनिंग ऑफ यूक्रेन, पोजीशनिंग ऑफ रशिया, द डॉनबास रीजन। किस तरीके से ये जो क्रीमिया वाला रीजन है जो 2014 में एनेक्स कर लिया था रशिया ने, और ये डॉनबास रीजन है। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये जो यूक्रेन है, ये जो पार्ट है ये आपका यूरोपियन पार्ट है, और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है। और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो टेंशन इस समय रशिया एंड यूक्रेन के बीच में प्रिवेल कर रहा है, क्या वो अभी करंट का है या डेकेड्स पुराना है। तो आज का जो द हिंदू का आर्टिकल है उसको हम देखते हुए समझेंगे। पास्ट के बारे में, करंट के बारे में जो सिचुएशंस है उसको हम एनालाइज करेंगे और इस चीज़ को जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उसको और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जो नाटो की मेंबरशिप के लिए जो सारी चीज़ें हुई हैं कि यूक्रेन इज़ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नाटो और रशिया नहीं चाहती है कि नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिले। तो नाटो की मेंबरशिप क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझें कि क्या इम्पैक्ट है, रशिया क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। इसलिए बिकॉज नाटो की मेंबरशिप का मतलब है, नाटो की मेंबरशिप का मतलब है कि यूएस अपना आर्मी, अपनी मिसाइल के लिए स्ट्रैटेजिकली जो मेंबर कंट्री है वहां पे प्लेस कर सकते हैं। उसको वहां पे यूएस की सेना की तैनाती भी होगी, वहां पे यूएस की मिसाइल भी तैनात रहेगी, सो दैट कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसका उपयोग किया जा सके। अब अगर हम मैप जो पीछे देख रहे थे उसको फिर से समझें कि ये रशिया है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। अगर यहाँ पे यूएस की आर्मी रहेगी इतने क्लोजर बाय रशिया के, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकली डिफेंस स्ट्रैटेजी के हिसाब से रशिया वोंट बी कंफर्टेबल। रशिया को ये चीज़ डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए रशिया इसको अपोज कर रही है। अब हम पास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि ये कब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और किस तरीके से क्या स्टैंड जो है लिया गया है और उस स्टैंड पे नेटो ने कितना प्रॉमिस रखा है और उस स्टैंड पे रशिया का क्या मूव रहा है। इस चीज़ को हम आज के इस द हिंदू के आर्टिकल से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो 89 में हुआ। तो जो यूएस स्टेट के जेम्स बेकर जो थे उस समय जो करंट रशियन प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव इन मॉस्को, जो 1990 में मिले, उनका यही कहना था कि दे डोंट वांट कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड मूव करे। ईस्टवर्ड मूव का मतलब है यूरोप से ईस्टवर्ड टुवर्ड रशिया, सो दैट कि जो नेटो फोर्सेस हैं दे शुड नॉट मूव एंड रशिया को अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि नेटो कभी भी ईस्टवर्ड मूव नहीं करेगा। लेकिन ये बात 1989 की, 1990 की, तो उस समय के जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे जेम्स बेकर, उन्होंने बोला कि देयर वुड नॉट बी एनी एक्सटेंशन ऑफ नेटो जुरिडिक्शन बाय 1 इंच। नेटो 1 इंच भी ईस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा। ये उस समय की बात है, उस समय के सेक्रेटरी ने बोला था रशिया को।
लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, वो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट हो रहा है। लेकिन ये स्लोली चीजें डेवलप होती गई हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय बात हुई और अचानक से आज हो गया। किस तरीके से डेवलप हुई है ये भी आज हम देखेंगे। अब जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर ब्रेक किया 15 कंट्रीज में, उसके बाद से अमेरिका में जॉर्ज बुश का टाइम आया और जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे चेंज होती गई। जॉर्ज बुश साहब की पॉलिसी के हिसाब से जो ओपन डोर पॉलिसी नाटो ने ली, ओपन डोर पॉलिसी मतलब जो भी आए आराम से इजीली मेंबरशिप ले सकता है, और अमेरिका का ये मूव डेफिनेटली रशिया के फेवर में नहीं था। जो पीछे बात हुई थी उसके अगेंस्ट में था, वो प्रॉमिस ब्रेकर था एक। और डेफिनेटली इस तरीके से चलते चलते जो यूक्रेन है वो 2020 में उसको मेड अ एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर, यूक्रेन नेटो का एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर बना 2020 में। जबकि ये 1989-1990 से बात चल रही है कि नेटो ईस्टवर्ड मूव ना करे। उसके बाद रशिया के बार बार मना करने के बाद भी नेटो ने या यूएस ने हमेशा से ईस्टवर्ड पॉलिसी के ऊपर काम करते रहे और बाद में वो ओपन डोर पॉलिसी को लेते हुए अब एनहांस करते रहे। और आज की ये कंडीशन है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में ओपन वॉर है, बहुत से जगह बॉम्बिंग की जा रही है, यहां तक कि कैपिटल जो कीव है वहां पे बॉम्बिंग है। रशिया ने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि जो एयरपोर्ट है अब वो अंडर रशियन कंट्रोल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक जो स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है, जो स्थिति इसमें यूक्रेन में चल रही है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं यूक्रेन खुद भी है। जब रशिया ने पहले से बोला था कि ईस्टवर्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए नेटो की, तब यूएस का जो नेटो है वो कहीं ना कहीं ईस्टवर्ड पॉलिसी की तरफ, ओपन डोर पॉलिसी की तरफ चलता रहा और आज उसका कहीं ना कहीं खामियाजा है जो हम देख रहे हैं, जिसका इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो जगह जगह बॉम्बिंग्स हैं एंड जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही है यूक्रेन में, इसका इम्पैक्ट सिर्फ वही नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा। अब हम इस इम्पैक्ट को देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा जो यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो करंट टेंशंस चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कौन सी मेजर चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी मेजर चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें यूक्रेन की या हम बात करें रशिया की, तो दोनों ही जगह जो हमारे टी का एक्सपोर्ट है, रशिया ऑलमोस्ट 40 मिलियन केजीज ऑफ टी, 40 मिलियन किलो चाय की जो पत्ती होती है वो रशिया जाती है हर साल। लगभग 15 मिलियन केजी, 15 मिलियन किलो चाय की पत्ती हर साल यूक्रेन जाती है। हम रशिया से क्रूड ऑयल भी लेते हैं, डायमंड्स भी लेते हैं, हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल भी लेते हैं, हम यूक्रेन को बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स भी सप्लाई करते हैं, हम यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल सप्लाई भी करते हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड सेक्टर्स हैं जो कि ट्रेड होता है यूक्रेन से एंड रशिया से। अब जब इन दोनों के बीच में, यूक्रेन में एंड रशिया में, अगर वॉर लाइक सिचुएशन जो इसमें परसिस्ट कर रही है या वॉर चल रही है, तो डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट ऑल दो सेक्टर एंड उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग हैं, लेबर्स हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। मेजर जो टी हमारी जाती है उसमें से 45% जो टी एक्सपोर्ट होती है, जो रशिया एंड यूक्रेन को जाती है, वो 45% टी हमारी साउथ इंडिया से जाती है। अब इतना मेजर इम्पैक्ट प्लस सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे ऑयल बैरल के प्राइसेस में। ऑयल बैरल के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, $100 से भी ज़्यादा की पर बैरल की प्राइस इसमें हो चुकी है। इसका मतलब है जो इन्फ्लेशन का रेट है हमारे कंट्री में वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो सारी चीज़ें हैं, जो डोमेस्टिक ट्रेड है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट
डेफिनेटली आएगा। अब आगे किस तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी वहाँ की शिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली लगी हैं कि उनको किसी ना किसी पास की नेबर कंट्री में जो है उनको बॉर्डर को जो है क्रॉस करा दिया जाए, सो दैट कि दे आर सेफ एंड फाइन। आगे क्या होगा, रशिया टॉक्स के लिए बोल रही है कि अगर यूक्रेन अपने हथियारों को रख देती है तो रशिया शायद बात करने को तैयार हो जाए। आगे किस तरीके से चीज़ें चलेंगी और क्या कितने दिन तक ये चीज़ें चलेंगी, कितने इम्पैक्ट्स हमको देखने पड़ेंगे, ये आगे का समय बताएगा। लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन है वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, हमारे ट्रेड को भी अफेक्ट करेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स को, हमारे इंपोर्ट्स को, हर चीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। इस चीज़ में हमको देखना है, यूपीएससी के हिसाब से हमको इस पे डेफिनेटली पता होना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स को इन्वॉल्व हैं वो पता होना चाहिए, क्या इंटरनेशनली हमारा क्या मूव हो रहा है, आगे समय बताएगा। डेफिनेटली इंडिया का यही मूव है कि पीस कीपिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉर। आप शांति भाव से वार्तालाप करते हुए, बातों करते हुए चीज़ों को सॉल्व करिए, ये इंडिया कह रहा है। और आगे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे और उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट्स होंगे उसको मैं आपके द्वारा शेयर करता रहूँगा। और भी अन्य टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल गर्ग IAS अकेडमी में। थैंक यू सो मच।